आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपनी मूवमेंट को तेज़ करने का फैसला किया है। यानी एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो रही है, ऑफ़र भी आई है और उसके के लिए मुस्बत जवाब भी दिया गया है। मुज़ाकरात की का जो पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर अच्छी मुस्बत समत में बात बढ़ती हुई दिखाई दी थी, वो ऐसा लगता है कि कहीं रुक गई है, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। लेकिन दूसरी तरफ एहतजाज की जो तैयारी हो रही है उसमें पेशरफ्त होती नज़र आ रही है। सुहेल आफरीदी साहब पहले लाहौर गए थे, अब वो कराची जा रहे हैं। महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो लाहौर का रुख कर रहे हैं। कल अडयाला में जो है अगेन एक एक्टिविटी की कॉल दी गई है कि वहाँ पर भी एक्टिविटी होगी और कुरान खानी वगैरह का भी एहतमाम अडयाला के बाहर किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि अपनी जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तेज़ कर रही है। शायद इसलिए एक राय यह है कि वो चाहते हैं कि अगर मुज़ाकरात पे बैठें तो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो शो करके बैठें। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि हुकूमत ने कह तो दिया कि आए बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन अपेरेंटली सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या पस मंज़र में कुछ हो रहा है या होने जा रहा है? फवाद चौधरी साहब और उनका जो ग्रुप है वो परसों एक कॉन्फ्रेंस रखने जा रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत दी है कि आए आगे बढ़ने के लिए रास्ता तलाश करने की बात करें। उसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शिरकत की हामी भरी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी जो इसका मौजू है वो इसमें शिरकत नहीं कर रहे। तो अब सवाल ये है कि इमरान खान या तहरीक-ए-इंसाफ के मौजू पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में पीटीआई शिरकत क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उन्हें क्या फवाद चौधरी से इख्तलाफ है उनका, या इसकी वजूहात कुछ और भी हैं? इख्तलाफ तो फिर PMLN के साथ भी है, तो उसमें क्यों जा रहे हैं? तो बहुत सारे सवालात इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ आलमी सतह पर भी कई किस्म की चीज़ें हो रही हैं और बड़े एक जो है वो एक हंगामा बरपा है आलमी सतह पर भी। जैसे कि वेनेजुएला का मामला हुआ, उसमें हमने देखा कि जो अमेरिका है उसमें जो भी आज तो वेनेजुएला के सदर को कोर्ट में भी पेश किया गया। इस पर पूरी दुनिया में बड़ी बेचैनी पाई जाती है कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है और इससे क्या नया रास्ता खुल गया है, क्या और भी ममालिक इसकी लपेट में आ सकते हैं? इस वक्त ये बहस भी हो रही है। और जो छोटे ममालिक हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और ईरान बिलखुसूस, वहाँ पर उसके हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो वहाँ जो कुछ हो रहा है उसका असर क्या दीगर ममालिक पर भी पड़ सकता है? ये मौजूआत हैं जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं, MNA हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। और शौकत यूसुफज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं फवाद चौधरी साहब की जो परसों होने वाली कॉन्फ्रेंस है उसी से शुरू कर लेता हूँ। शौकत यूसुफज़ई साहब, क्या वजह है कि उसमें तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने और PTI ने शिरकत ना करने का फैसला किया, जबकि वो हो ही आपकी जमात के या आपके लीडर के मौजू पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चीजें अभी क्लियर नहीं है ना उनकी तरफ से कि क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं। पार्टी मौजूद है, पार्टी को वो टारगेट कर रहे हैं और एक तरफ वो जो मौजूदा लीडरशिप है उन पे तनकीद कर रहे हैं, उनको ऐसा साबित कर रहे हैं कि जी ये बिल्कुल नालायक हैं, कुछ नहीं कर सकते। और फिर उसमें के अंदर रहकर जो है वो फिर ये कहते हैं कि जी आ जाएं, बैठ के हम ये सिलसिला जारी रखते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत वो है कि उसका इख्तिलाफ है कि उनका मौजू जो है वो इस वक्त इतना क्लियर नहीं है कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी। आज भी धीमे धीमे लफ्जों में फवाद चौधरी तो नहीं, लेकिन बाकी लोग तो अभी भी तनकीद करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये जैसी तैसी भी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि इन लोगों ने सख्त वक्त में इमरान खान का साथ दिया है, मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं। और दूसरा ये कि ये अभी मालूम भी नहीं है ना कि ये लोग जो कर रहे हैं इनके पास क्या कुव्वत है, कोई सियासी कुव्वत है क्या, ये कोई इनको बैक कर रहा है। साहब, अगर आप एक तरफ अगर PMLN से इख्तलाफात होने के बावजूद उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर फवाद चौधरी के साथ भी इख्तलाफात को एक साइड पर रख के आप एक टोकन रिप्रेजेंटेशन भी दे सकती थी ना। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग जो PTI के नहीं हैं वो जा सकते थे। यानी आपने मुस्तफ़ा नवाज खोखर को भी मना कर दिया कि आपने भी नहीं जाना। तो ये बिल्कुल एक सख्त स्टैंड नहीं है। PMLN के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो हम डायरेक्ट PTI तो अभी नहीं कर रही है ना इस वक्त। तो देखे ना, जब तक इमरान खान से क्लियरेंस नहीं ली जाती
तो ऐसे कैसे हो सकता है? PMLN के साथ भी हम डायरेक्ट मुज़ाकरात तो नहीं कर रहे हैं। हमने तो कहा है कि अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो अचकज़ई साहब मौजूद है, उनसे जो बात आपके की जा बैरिस्टर गौहर सकती साहब है। तैयार हैं बातचीत करने के लिए, महमूद अचकज़ई तैयार हैं बातचीत करने के लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि PTI डायरेक्ट तो नहीं कर रही है सर ना, लेकिन महमूद खान अचकज़ई बैरिस्टर साहब गौहर तो बाकायदा को भीख मांग रहे हैं मुज़ाकरात की। देखिए उनके मुंह से एक लफ्ज निकल गया, अब उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। देखिए शरीफ आदमी तो है। ये वो खुद कहे ना कि और मेरे मुंह से निकल गया, इसको इशू ना बनाया जाए, वो खुद क्यों नहीं कह रहे? बहरहाल वो एक शरीफ इंसान है और अपनी तो एक सर आप क्या गैर शरीफ हैं? देखिए सियासत के अंदर जो है ना, सलमान राजा साहब गैर शरीफ आदमी हैं? नहीं नहीं नहीं, सियासत के अंदर जो है ना, ये ठंडा गरम दोनों मिजाज के लोग होने चाहिए पार्टियों में। और ये होते हैं, कुछ मिजाज गरम होता है, कुछ ठंडा होता है, ये तो आपने देखा होगा। तो हाँ। वो थोड़ा सा ठंडे मिजाज के हैं, और बात जो की है उन्होंने कुछ ज्यादा ही वो कर दिया ना। तो इतना इतना भी नहीं कहना चाहिए था इस हुकूमत के सामने कि जब हम भीख मांग रहे हैं, लेकिन जब उनके मुंह से निकल गया है तो मेरे ख्याल से इतना हमें ये देखना है कि बंदा जो है मुश्किल वक्त में खड़ा रहा है पार्टी के साथ, और तमाम तर मुश्किलात और तमाम तर उसके बावजूद वो अभी तक खड़ा है। ठीक है, सही है। देखें स्ट्रीट पावर चले शुरू है, मैं हमारी स्ट्रीट पावर शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके असरात होंगे, आहिस्ता आहिस्ता नजर आ जाएंगे बिल्कुल लोगों सही को। है। लेकिन अब चलें, मैं आप जो बैरिस्टर गौहर ने कहा, आप सलमान राजा साहब ने भी उसकी तरदीद कर दी है या उसकी एक मुखालफत में बयान दे दिया है। ज़रा पहले आप अच्छा मरवा साहब, आपके ख्याल में क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को कम अज़ कम या PTI को भी फवाद चौधरी साहब वाले इवेंट में जो बुध को होने जा रहा है उसमें शिरकत करनी चाहिए या नहीं? बहुत शुक्रिया मधु करने का। फवाद चौधरी साहब और जितने भी लोग PTI से गए हैं या निकाले गए हैं या जिन्होंने छोड़ा है या छुड़ाई गई है पार्टी, उन सब के हवाले से PTI का एक मौक़िफ़ हमेशा कामन रहा है या यकसा रहा है, और वो मौक़िफ़ ये हैं कि जितने भी लोग जाते हैं, बड़े से बड़ा नाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारान शुक्र अदा करते हैं। आज तक किसी एक भी कोई मिसाल नहीं दे सकता है कि किसी से ज़बरदस्ती पार्टी छुड़ाई गई हो। यानी असद उमर की मिसाल देता हूँ या फवाद चौधरी साहब की मिसाल देता हूँ। अब सारी दुनिया को पता है कि ये लोग खुशी से तो नहीं गए, और सारी दुनिया ने देखा ये फवाद चौधरी साहब कितने केसेस उन पे बने, 7-8 माह इन्होंने जेल काटी, तशद्दुद सहा। अब ये सियासी लीडर जो हैं, इनकी तरबियत जो है वो किसी एक सीक्रेट एजेंट की तरह तो नहीं होती है कि आप तशद्दुद सहते हैं या आप सुपरमैन होते हैं। तो लिहाजा फिर ये जो दीगर हैं, इमरान इस्माइल साहब है या जो उनके साथ ही है, नहीं, फवाद चौधरी साहब वगैरह समझते हैं कि पार्टी को इनसिक्योरिटी है और लोग समझ रहे हैं कि सीनियर लोग आ गए तो क्या होगा, इनका क्या होगा? इनसिक्योरिटी नहीं, ये कल्चर है यहाँ पे। अच्छा, जो जाता है पीछे से शादियाने बजते हैं। कभी 18 से लेकर आज तक कभी आपने सुना है कि कोई नया बंदा आया है? एक मिसाल दें, क्योंकि आने ही नहीं देते हैं। बहुत बड़े नाम हैं, नून के कुछ ज़ोमा थे, 9 मई के बाद मेरे साथ रब्ता हुआ कि ये हम PTI में शमूलियत करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के बड़े नाम हैं। मैं खान साहब के पास गया तो सबसे पहले तो खान साहब ने इनकार किया कि मुझे बड़े नाम नहीं चाहिए, मुझे इलेक्टेबल नहीं चाहिए। दूसरा ये था कि जिन जिन हलकों से उनका ताल्लुक़ था, यानी चंद केसेस में इस तरह हुआ कि खान साहब ने कहा सूबाई सदूर से बात कर लें और रीजनल प्रेसिडेंट से। तो मैंने जब बात की तो हर ज़िले से इनकार हुआ कि हमें नहीं चाहिए। तो लिहाजा 2018 से लेकर आज तक लोग जा रहे हैं। इतनी बड़ी जो फिस्तायत पार्टी ने देखी और जितनी ज़्यादतियाँ हुई, एक पार्टी ने आज तक मजम्मत नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि हमेशा हमने उनका मजाक उड़ाया होता है और हम किसी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते हैं। तो लिहाजा ये अभी शौकत यूसुफ साहब ने एक बात की कि ये पार्टी को टारगेट करते हैं, ठीक है ना। अब मैं भी बोलता हूँ, बाज़ औक़ात लोग मेरे बातों से ये ताबीर करते हैं कि गोया मैं PTI को टारगेट करता हूँ। कोई खुर्दबीन और दूरबीन लेकर मुझे एक वीडियो ऐसी दिखा दे जिसमें मैंने PTI के या खान के कास को नुकसान पहुँचाया हो। लेकिन अगर कहीं पर अकरवा परवरी है, कहीं पर मेरठ के मनाफी फैसले हो रहे हैं,
कहीं पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने के फैसले हो रहे हैं और बहुत सारे हुए हैं। अब सिर्फ एक सवाल मैं अपने दोस्त शौकत साहब से करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी कि पार्टी की क़यादत पे कि ये नाकाम हो रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि 2 साल में एक कामयाबी बता दे तो फिर जो है कोई तनकीद इन पे नहीं। बिल्कुल सही है। सवाल का जवाब तो वही देंगे। राणा साहब, मेरा ख्याल है PMLN तो जा रही है फवाद चौधरी साहब वाले इवेंट में, ऐसे ही है? मेरे इल्म में यह है। देखिए, मेरे पास इसकी कोई हतमी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल देखें, बात यह है कि हुकूमत ने तो दावत दे दी। इशू देखें क्या है, इशू ये है कि यहाँ यही नहीं पता कि PTI कौन है और PTI का स्टांस क्या है। जो चेयरमैन है वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो उसके बरक्स बात करते हैं, जो PTI के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो कोई और बात करते हैं। फिर कोई कहता है कि हमने जो मुज़ाकरात की टोपी है वो पहना दी है अचकज़ई साहब को। फिर वो लोग हैं जो PTI के पहले मेंबर थे, अब नहीं हैं या इख्तलाफात हैं, और वो कहते हैं कि ये अब वाली जो PTI है इसमें तो PTI का कोई बंदा ही नहीं है, तो सारे नए लोग हैं, वो हम लोग हैं। सही, तो ये सारी देखें बात ये है कि और सारे जो है वो एक दूसरे से अलग जो है वो मौक़िफ़ रखते हैं। अब मरवत साहब जो हैं ये पहले PTI को बड़े जो है एक तरीके से आगे लेके जा रहे थे, अवाम भी इनके पीछे थी और जो भी मामला थे, अब ये PTI से जो है नाराज़ हैं या PTI इनसे नाराज़ है। तो इतनी कन्फ्यूजन है कि इसका कुछ समझ नहीं आता। बहरहाल देखिए, आपने जब ऑफर की थी क्या है मुज़ाकरात आप बात कर रहे हैं तो हम भी तैयार है करने के लिए, उसका तो मुस्बत जवाब महमूद अचकज़ई साहब ने दिया था। उसके बाद फिर वो बात आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? देखें, उसके बाद आपको याद होगा कि जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, उन्होंने तो वेन्यू भी बता दिया ना। उन्होंने तो बता दिया कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं हुकूमत से तो मेरा दफ्तर हाजिर है, आप इस दफ्तर में आएँ और आप बातचीत को आगे लेके चलें, तो मैं वो किरदार अदा करूंगा जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में। ज़बानी कलामी बात हो गई ना, जब आप दोनों फरीक मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो एक पहल करके कमेटी बना दें, या आप मरासला लिख दें, या टेलीफोन कर लें, या कोई बंदा भिजवा दें। बात तो उससे आगे बढ़ गई ना। स्पीकर ऑफ द हाउस जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने तो अपना दफ्तर का जगह बता दी। नहीं, तो अब उसमें ये तो नहीं हो सकता ना कि चंद लोग उठे और उनके दफ्तर पहुंच जाएंगे, हाँ जी आपने बुलाया था हम आ गए। नहीं, तो मत से आप बात कर रहे हैं ना मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात है ही नहीं। मुज़ाकरात है, देखिए ना, मैं एक सही कह रहे हैं, ये वाइड मुज़ाकरात हैं जो जिनमें बोलने वाले एंकर होते हैं और तज्जियाकार या जो हम जैसे मधु हो जाते हैं वो फैसले सादिर करते हैं, फरीकेन गायब। हम उसमें बिल्कुल बात ना करते अगर वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास में ये बात ना की होती। ये तो सियासी बयानात है। अब जो एक बात, अच्छा ये सियासी बयान था वज़ीर आज़म का। देखिए, उन्होंने कहा जी हम ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, तो मुज़ाकरात की गुंजाइश कोई रह गई? बिरसर गौर साहब की जो बात थी ना, देखे ना हम किस तरह, अब बिरसर गौर साहब के उस बयान पे उन्होंने कहा कि हम मुलाकात की भीख मांगते हैं। ये लफ्ज़ या ये फिक्रा ताना बनता है PTI के लिए या ताना बनता है इस निज़ाम के लिए कि मुल्क की निज़ाम के लिए बनता है? लाजिमन देखिए ना, इतनी बड़ी पार्टी का एक चेयरमैन अपने यानी बेगुनाह नज़रबंद अपने लीडर के साथ मुलाकात के लिए क्या अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा है, ये तमाशा तो निज़ाम के मुंह पे है। किस तरह जो है ये आपने अभी सुना, ये जो खुद साख्ता सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकम राजा, जिनकी हमारे अपने देखिए कानून से वाबस्ता शख्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको पता है कि PTI के आइन के तहत ये सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता है। सेक्रेटरी जनरल सिर्फ इलेक्टेड आदमी हो सकता है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आए, और अगर कोई इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल या मर जाता है खुदा न ख्वास्ता या मुस्तफी हो जाता है तो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। इलेक्शन तो है ही नहीं ना, इलेक्शन तो है ही नहीं ग्राउंड पे, उसको तो माना ही नहीं है इलेक्शन कमीशन ने कि आप दोबारा करा लें यार। नहीं माना, आप दोबारा नहीं करवाया, उसको भी नहीं माना, आप फिर 6-12 करवाने पड़ेंगे। आपको सही इतला नहीं है। PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, PTI के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये क्रिट की लाहौर हाई कोर्ट में कि इन इलेक्शन के मामलात को आप स्टे कर दे। स्टे अप्रैल 2024 में हुआ है, आज तक स्टे हैं, तो इलेक्शन कमीशन का कसूर तो नहीं बनता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट की है कि जो पिटीशन उमर अयूब खान और बिरसर गौर साहब ने दायर की है रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी PTI की, उस पे कोई अमल दरामद ना हो तब तारीख नेक्स्ट इसको जो है स्टे कर दें, तो हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। तो नहीं, लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन के कागजात में बैरिस्टर गौहर चेयरमैन नहीं है, तो किस तरह होंगे? आपने खुद स्टे लिया हुआ है कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन न बनाए,
आपको ये इल्म है? नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले एतराज़ात तो इलेक्शन पे आयद कर ही दिया था ना सर, जी। इस तरह है ना, वो इसलिए स्टे लिया ना कि आप उसे हमारे इलेक्शन को कलअदम करार ना दे दें। नहीं, लेकिन एक्सेप्टेंस तो वहां पे भी वो नहीं हुई ना। तो आपको शायद इल्म ही नहीं है ना। बेशगौर साहब या उमर अयूब खान से पूछे ना कि आपके इस इंटर पार्टी इलेक्शन को कौन रोक रहा है, या पीटीआई को रजिस्ट्रेशन होने से कौन मना कर रहा है? अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर। जवाब शौकत साहब से ले लेते हैं। शौकत साहब, ये क्या किस्सा है? आप खुद नहीं चाहते कि आपके चेयरमैन हो, सेक्रेटरी जनरल हो, आपके इलेक्शन को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए? क्या, मुझे तो इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को भी नहीं है जी, मेरे इल्म में नहीं है ये बात। अच्छा। मैं ज्यादा इस पर, क्योंकि जो बात नहीं, इल्म आप में नहीं अभी है गूगल करें ना जी। जी चलें। तो नहीं, तो शौकत साहब, फिर ये जो इस वक्त स्टेटस है आपके इलेक्शन का, वो क्या है? वो इलेक्शन कमीशन उसमें रुकावट है या आप पार्टी रुकावट है? ये क्यों इस वक्त आपका चेयरमैन जो है वो ग्राउंड पर, यानी कागजात में चेयरमैन नहीं है, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो उनके लिए खुद साख्ता का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया? देखें असद भाई, आपको भी पता है, सबको पता है कि हमारे 2 दफा इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं। तो जो दूसरी पार्टियां जिस तरह से करती हैं, क्या उससे कौन सा मुख्तलिफ था कि जो हमें हमसे निशान भी छीना गया हमसे? तो ये तो ज्यादती की है इस पार्टी हुकूमत ने, उसने इलेक्शन कमीशन ने, और अभी तक करता जा रहा है। बाकी उनकी मर्जी है। जब चूंकि इससे ज्यादा मुझे इल्म में नहीं है, लेकिन ये तो मेरे इल्म में है ना कि इंटर पार्टी इलेक्शन इसी तरह हुआ जिस तरह हम पार्टियां करती है, उनका एक्सेप्ट होता है, हमारा एक्सेप्ट नहीं होता है। तो ये जो तजाद है ना इलेक्शन कमीशन का, और मजे की बात है कि अभी तो उनका टेन्योर भी खत्म है, लेकिन वो कोई है जो पूछ ले कि ये टेन्योर क्यों बैठे हैं साहब, ये क्यों फॉर्म 47 अभी तक जारी कर रहे हैं? कोई नहीं, पूछने लेकिन वाला है? वो गैर कानूनी, गैर आईनी नहीं है ना, क्योंकि 26वीं तरमीम में कह दिया गया था कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं आता वो अपनी खिदमात को जारी रख सकते हैं, इसलिए उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है ना। देखिए, ये तो ऐसा है कि एक बंदे की 60 साल की वो पूरी हो जाती है, लेकिन कोई नया नहीं आता है तो उसे क्या आप कंटिन्यू कर रहे हैं? देखें, ये इस तरह तो फिर ये नौजवान क्या करेंगे जो पीछे बैठे हैं, जो इलेक्शन कमीशन में इस इंतजार में है कि जो उनकी भी कोई बारी आएगी, आगे कोई तरक्की होगी या किसी और शख्स को लगाया जाए। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे लगेगा जब ऑपोजिशन लीडर ही नहीं लगेगा? ऑपोजिशन लीडर कैसे लगेगा? क्या ये बात दुरुस्त है कि इस पर जमहूरियत तो नहीं है ना असद भाई? मुल्क के अंदर जमहूरियत तो नहीं है ना। ये तो आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं। इस वक्त जमहूरियत नहीं है, इस वक्त आइन नहीं है, इस वक्त अदालती निज़ाम जो है वो तितर बितर हो चुका है। आपके सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। अदालती फैसलों को कोई मानता ही नहीं है। कौन सा, अब ये जो इमरान खान से मुलाकात की बात है, ये तो अदालती फैसला है, सही, कौन कौन मान रहा है इसको? तो हर बंदे जो है यहाँ पे बैठा है वो मैं वो तो नहीं कहूंगा कि हर शाख पे क्या बैठा है, लेकिन बहरहाल मसला ये है कि ये मुल्क कैसे चलेगा। माशी तौर पे तो आपका ये बुरा हाल है। आपके ये बड़े दावे हो रहे हैं कि जी हमने मईशत को बेहतर कर दी। आपके कारखाने में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी के दावे किए जा रहे हैं। वैसे ये शौकत साहब, आपने जो सवाल उठाया ना मईशत का, अब ये खबरें हैं कि मुआशी टीम में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी की जा रही है और इसहाक डार साहब की सरबराही में हाई पावर कमेटी बनाने की तजवीज़ है। इसका जवाब तो राना साहब देंगे। और एक और बात की तस्दीक मैं चाहूँगा कि राना साहब करें। हमारे पास इत्तला यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अयाज सादिक साहब से ये जो महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर ना लगाने या नोटिफाई ना करने पर नापसंदीदगी का इजहार किया है और कहा है कि आपको इस मामले में रुकावट नहीं बनना चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है? यानी ये भी राना साहब से पूछते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, 2 बातें, एक तो जरा ऑपोजिशन लीडर की वो बात कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया क्यों नहीं लग रहा। जाहिर है वो ऑपोजिशन लीडर लगेगा, मुशावरत होगी। उमर अयूब साहब ने 2 मरतबा खत लिखा था कि मुशावरत का आगाज़ किया जाए, लेकिन उस खत का कोई जवाब नहीं दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से। अब ऑपोजिशन लीडर नहीं है तो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं आ रहा। ऑपोजिशन लीडर ना लगने के मामले पर इत्तला ये है, जैसा कि मैं ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था, कि नवाज शरीफ साहब ने नापसंदीदगी जाहिर किया या सादिक साहब से कि क्यों आप इसको रुकावट बन रहे हैं। महमूद अचकज़ई साहब को अगर उनकी पार्टी या उनके ऑपोजिशन लगाना चाहती है तो आप उसको नोटिफाई करें। ये देखें, बात यह है कि मियाँ साहब तो हमेशा जमहूरी जो अमल है उसको सपोर्ट करते हैं और उसके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन अयाज सादिक साहब नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अयाज सादिक साहब ने तो पहले दिन से एक रुकावट बता दी ना कि भाई हमें आप जो हैं जो
डिटेल्स दें, जो सब जुडिस मामलात हैं उमर अयूब साहब के, उसकी डिटेल दें। आज वो डिटेल गालबन जो है वो दे दी गई है। उमर अयूब साहब तो एमएनए ही नहीं है ना। हाँ, लेकिन उनकी डिटेल मांगी गई, कोई टेक्निकल चीज होगी उनकी डिटेल का नए ऑपोजिशन लीडर के लगाए जाने से क्या ताल्लुक है? देखिए, ये तो स्पीकर का जो ऑफिस है वो बता सकता है कि उसके क्या मामला है। लेकिन रोडेट का तो भाई आप डिटेल जो आज दे रहे हैं, आज आप डिटेल दे रहे हैं ना, तो आप वो 4 महीने पहले दे देते। नहीं, नहीं रहा सर, वो तो मैं यही तो कह रहा हूं है, सजा याफ्ता हो गया है। अगर एक टेक्निकली उन्होंने एक चीज मांगी तो आज आप फिर ना देना। अगर आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है तो आज क्यों दिया आपने? आज भी आप इस बुनियाद पे पीटीआई ना देती जो वो चीजें हैं, लेकिन वो डिटेल अगर पहले दे देती तो फिर पहले बन जाते। ये तो मैं समझता हूं कि अब ये डिटेल इन्होंने दे दी तो मेरे ख्याल से मैं कोई डॉक्यूमेंट, कोई शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट बनवाने जाऊंगा, मुझे कोई कहे जाओ अपनी परदादी का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, उसका रेलेवेंस ही नहीं। ऐसे नहीं है। एक ऑपोजिशन लीडर थे, अगर वो एमएनए नहीं भी रहे, उनके वो जो भी डिटेल्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगी, उनको उन्होंने मांगी तो उनको आप दे देते। तो अब अगर वो दे रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल से अब कोई रुकावट नहीं होगी और ऑपोजिशन लीडर जो है वो जल्द उनको। और सेनेट में क्या मसला है सर? देखिए, सेनेट की तो जो है सेनेट वाले बता सकते हैं, वो ऑब्वियसली मिलता जुलता मसला है ना, तो इस वजह से मैं आपको बता दूं, इसमें अयाज सादिक साहब का कसूर नहीं है। अच्छा। और ना ये अयाज सादिक साहब का फैसला है। अच्छा, कि इनको नहीं बनने देना है। इसमें जो 3-4 नहीं, आप कह रहे हैं वो बेख्तियार स्पीकर है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैसला हुकूमत का होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। इन सब स्टेक होल्डर को एतमाद में लेके इन हालात में इन्होंने ये फैसला करना था। और मैंने आज से कोई 5 अय्याम कबल इसी इशू पे कहा था कि अब जो आने वाला सेशन है इसमें अपोजिशन लीडर्स की तकर्रियाँ जो हैं वो गो थ्रू होंगी। मियाँ साहब जो हैं वो, इनको आज ही लम तो नहीं हुआ कि अचकज़ी साहब का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है। ये तो कोई 6 माह से। दूसरी जो उमर अयूब खान की बात है ना, उमर अयूब खान को खुद इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया, उसके बाद इलेक्शन हुए, नया इनका एमएनए आ गया, उसने ओथ ले लिया, तो लिहाजा सब जुडिस क्या चीज़ रह गई। बात ही ख़त्म है। खुद आपने नोटिफाई किया है कि ये सीट वैकेंट है और इस पर हम इलेक्शन करा रहे हैं। एक और जो गुजारिश है वो ये है कि आने वाला जो असम्बली का सेशन है ना, इस सेशन में अगर ये खैर सगाली के पैगामात आ जाते हैं, अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो जाते हैं, तो शायद थोड़े मामला ज़रा बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए। दो देखने के ज़ाविये हैं। एक तो यह है कि अगर ये अपोजिशन लीडर लग जाते हैं तो मामला बेहतरी की तरफ जाना चले जाएं, और दूसरा ज़ाविया यह है कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से अपोजिशन लीडर लग जाएंगे। दोनों में से कौन सी बात ठीक है? बेहतरी की तरफ कोई चीज़ नहीं जा रही है। अभी तक तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है, सकूत है। और ये जो आप पहले इंट्रो में आपने बात की ना, और मैं आज इसी पे सोच भी रहा था कि सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रही है आजकल पीटीआई की तरफ से, और मैं उन दोस्तों को मशवरा दूंगा। वो कहते हैं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट हमारी शुरू है। आपने भी बहुत सारी, अब ये स्ट्रीट मूवमेंट का लफ्ज़ जो है अब इट हैज़ गॉट करेंसी, बिल्कुल फैल चुका है। मुझे हैरत ये हो रही है कि स्ट्रीट मूवमेंट क्या होती है। स्ट्रीट मूवमेंट तो गलती से ये लफ्ज़ था जो मूवमेंट तो होती नहीं, जो ये लफ्ज़ गलती से मोहतरमा अली खानम के मुंह से निकला, बेसिकली एहतजाजी तहरीक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहती थी, उसने स्ट्रीट मूवमेंट कह दिया, तो पीटीआई ने इसको वायरल बना दिया कि जी स्ट्रीट मूवमेंट है। चले, नई इस्तिलाह मुतारिफ हो गई ना, इस्तिलाहात तो ऐसे ही मुतारिफ होती है नहीं। बहरहाल ये अभी कराची का जो है दौरा हमारे वज़ीर आला साहब का, इसकी तरफ हम सब की आंखें हैं और नेक दुआएं और नेक तमन्नाएं। पहले तो आप ये दुआ करें ना कि धुंध उस दिन कम हो और फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए उनकी, वरना तो जाहिर है आज फ्लाइटें पाकिस्तान में कैंसिल हो जाती हैं। अच्छा राना साहब, ये वाली ज़रा बात तो बता दें, फिर मैं जाऊँ शौकत यूसुफजई साहब के पास। ये क्या खबर है कि मुआशी टीम में बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं और एक ऐसी कमेटी बनाई जा रही है इसहाक डार साहब की सरबराही में, जिसके पास ज़्यादा इख्तियारात उनके पास होंगे फैसले करने के, मुआशी फैसले करने के। ये क्या कहानी है? अभी भी प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो बहुत सारी कमेटीज़ फॉर्म करते हैं, जिसमें जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो भी होते हैं, और वो स्पेसिफिक फिर अगर कोई इशू हो तो उसको टारगेट करके रिजॉल्व करते हैं। तो ये इस तरह की कमेटीज़ के साथ तो प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अरसे से मामला चला रहे हैं। उसमें होता ये कि कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है, एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच आ जाती है। मुआशी टीम में तब्दीलियों की बातें सुन रहे हैं। नहीं, तब्दीली का देखें, ये तो कमेटी बन रही है ना जो चीज़ों को कंट्रोल करेगी। इख्तियारात आप वज़ीर ख़जाना से लेकर क्या इसहाक डार साहब को देने जा रहे हैं? मैं नहीं समझता। देखें, मैं आपको बताता हूँ, रोल तो आ जाएगा। नहीं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है,
जो इसहाक डार साहब हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, और वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे डिप्टी बहुत प्राइम सारी मिनिस्टर के क्या इख्तियारात होते हैं? जो उनको टास्क दें, प्राइम मिनिस्टर असाइन कर दें एक कमेटी को, उसके टीआरस बना दें, तो वो इख्तियारात हो जाते हैं। वो तो वो किसी को भी दे सकते हैं ना, किसी को भी दे सकते हैं। तो ऑलरेडी इसका मतलब उनके पास इख्तियारात नहीं है, वो इख्तियारात तो तफवीज किए जाएंगे ना। नहीं, ये देखिए आप इसको मिक्स करें। एक मिनट मरवत साहब, देखिए बात ये है, सर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने से तो उसका कोई अगर आप ताल्लुक मुझे नहीं है। एक्सप्लेन कर लेने दें। देखिए बात ये होता है, कोई स्पेसिफिक अगर इशू है कि अगर टैक्स रेट जो है बहुत ज्यादा है उसको आपने कम करना है, तो उसके ऊपर कमेटी बन जाती है। अब लाजिम नहीं है कि उस कमेटी को फाइनेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर और भी दीगर मामलात होंगे, तो उसके अंदर आप उसको हो सकता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हेड कर लें। तो इस तरह स्पेसिफिक टास्क के लिए प्राइम मिनिस्टर कमेटीज बनाते रहते हैं। तो अगर माशी सूरत हाल के ऊपर एक हाई पावर्ड कमेटी वो बनाना चाहते हैं, और ये खाली ऐसे नहीं होगा कि ये कमेटी, अगर मिसाल के तौर पर अभी तो कोई फाइनल कोई इस पर बातचीत या कोई नतीजा नहीं है, अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर कर रहे हैं तो इसकी सब कमेटीज हो सकता है कि अपने सब्जेक्ट की फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करें। लेकिन आपको लेकिन पता ना, जैसे इसमें कोई मरवा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं ना कि पहले 5 महीने में अपने टारगेट्स जो हैं वो हमने अचीव नहीं किए, एक्सपोर्ट्स का भी, इंपोर्ट का भी, एफडीआई का भी, और भी काफी सारे मामला। तो उन्हीं पर ये जो शॉर्टफॉल रहे हैं, रेवेन्यू का भी शॉर्टफॉल है 350 अरब का, इन्हीं के लिए अगर कमेटी बनाई जा रही है तो इसका मतलब है ये पहले इख्तियारात वज़ीर खजाना के पास थे इन मामला को देखने का, अब एक कमेटी के पास आ जाएंगे तो फिर पावर जो है वो तो शिफ्ट हुई ना। मैं आपको यही बता रहा हूं ना कि अगर मिसाल के तौर पे वजीर खजाना साहब या एफबीआर का टारगेट था रेवेन्यू का, और वो नहीं मीट हुआ क्योंकि आपने अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद किया हुआ है, वहां तजारत नहीं हो रही क्योंकि आपकी एक नेशनल पॉलिसी है, तो ये उनके इख्तियार से तो वैसी बाहर बात चलेगी ना, एक इम्पैक्ट आ गया। इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सूबों से रिलेटेड होते हैं, जो जिलों से रिलेटेड होते हैं, कोई पोर्ट से रिलेटेड होता है, तो वो आप एक ऐसी कमेटी बनाते हैं जिसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच आ जाती है। हो सकता है ऐसी कमेटीज हों जिसमें चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद हों, कि एक होलसम अप्रोच आए और उसमें कोऑर्डिनेशन के मामला जो हैं वो दूर हो जाए। वज़ीर खजाना के इख्तियार कम नहीं होंगे। नहीं, देखिए वज़ीर खजाना ने तो अपना काम करना ही करना है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन हो जाएगी और सारी, तो ये कमेटीज तो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो इसहाक डार साहब के माजी के तजर्बात जो हैं, या तजर्बा उनका जो एक्सपीरियंस है उससे फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अभी तो कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, ज़ेरे गौर तो है, ज़ेरे गौर तो है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो फॉर्मेट है कमेटीज बनाने का और उसके अंदर काम कराने का, उसकी मेजर वजह कोऑर्डिनेशन होती है इंटर मिनिस्टीरियल और आपकी वफाक और सूबों के साथ, ताकि वो चीजें आगे बढ़े। सही है, लेकिन कोई अनहोनी बात नहीं है। वज़ीर खजाना यानी जाहिर है इसहाक डार साहब ये इख्तियारात चाहते थे ना कि उनके पास उनका रोल रहे वज़ारत खजाना में, ऐसा लगता है कि वो रोल अब देने की कोशिश किया। मैं आपको एक इतला अर्ज करूं, वो ये है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब इसहाक डार साहब लगे ना, उस वक्त तो मैं पार्टी में था, तो कानून में, आईन में कोई मनसब नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इसलिए मैंने पूछा ना क्या इख्तियारात होते हैं। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूँ ना, अब राना साहब खुद एक आइन के तहत ये मनासिब प्रोवाइडेड है, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, या फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर, या गवर्नर, या सदर पाकिस्तान, ये सारी आइनी मनासिब है, या प्राइम मिनिस्टर। आइन में कहीं पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जिक्र नहीं है। यानी ये इस तरह है, हालांकि ये बड़ा अच्छा मौका था ना 26वीं और 27वीं तरमीम में डाल देते। और ये भी है, अगर आप खुद अपने थे किसी को मैंने इसको चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये जो है इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दें। वो रिट मेरी एडमिट हुई, नोटिस हुआ, और अभी मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड है कि हियरिंग इसी जनवरी में होगी। असल में ये इस तरह है जैसे कोई और आपने किसी को जो है नवाजना है ना, तो उसको आप डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दे। देखिए, हम आइन और कानून के ताबे मुल्क होना चाहिए। ऐसा कोई मनसब हो ही नहीं सकता है जो आइन में नहीं है और आपने किसी को बिठा दिया। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर बताते खुद एक बहुत बड़ा दफ्तर है, एजाज़ी होता है बेसिकली। आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है, इसके कोई फंक्शन तो तब होंगे जब ओहदा होगा। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पूरी चार्जशीट जो है वो हमारे सामने रख दी है शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने, राना साहब, माशी हवाले से। वो कहते हैं जी आप अपना कोई टारगेट अचीव नहीं कर सके, महंगाई कम नहीं हुई, लोगों पे उसका इम्पैक्ट नहीं आया, अगर आपने कुछ किया भी है तो लोगों को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। क्या जवाब है? देखिए, पाकिस्तान में माशी मसाइल तो 200 हैं और सारे नहीं हल हुए, इसको तस्लीम करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मसाइल हल हो गए। मिसाल के तौर पे जब इनके दौरे हुकूमत में लगातार रुपया जो है वो डी वैल्यू हो रहा था, तो वो मसला अब हल हो गया है, रुपया स्टेबल है।
जब ओवरऑल महंगाई की शरह बढ़ रही थी, महंगाई अब स्टेबल है। अब वो ये बढ़ने का तो कह देते हैं, मैंने स्टडी किया है, थोड़ी सी महंगाई की शरह बढ़ गई है। वो भाई जो कम हुई है उसको भी तस्लीम कर लो, उसको तस्लीम नहीं करते। थोड़ी सी बढ़ी है तो उसका जिक्र ज़रूर करते। ओवरऑल आपके रिजर्व जो आ गए हैं, आप एक स्टेबिलिटी वाली जोन में आ गए हैं, आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है बढ़ गई है। अब मैं आपको देखिए ना, आपकी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ ना रिजर्व क्या है इनका, वो रोल ओवर हुए हैं जो कर्जे। देखिए एक्सपोर्ट्स भी आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट्स है ना, गुड्स की एक्सपोर्ट्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। अगर आप सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स लेंगे तो उनमें इजाफा हुआ है। आईटी की एक्सपोर्ट्स 20-25% सालाना बढ़ रही हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का फोकस उसकी तरफ है। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या एक्सपोर्ट्स के चैलेंजेस क्या हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल देखें आपकी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, तो आपका आज भी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। आप एक पॉजिटिव करंट अकाउंट के अंदर हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि आपको हमारे पूरे टेन्योर में, ये जो तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, हमने नेट डॉलर्स में कोई कर्जों में इजाफा नहीं किया। लेकिन अभी की जो हमने नेट डॉलर्स में, मैं आपको बता रहा हूँ, नेट डॉलर्स में कोई कर्जों में इजाफा नहीं। राना साहब, पहले 5 महीने के जो फिगर्स हैं उसमें ओवरऑल जो आपकी एक्सपोर्ट हैं वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते, और ओवरऑल जो इंपोर्ट्स हैं वो भी टारगेट अचीव नहीं कर सके, बढ़ गई हैं। अब उसका मैं आपको, इंपोर्ट बढ़ गई है तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कैसे नील है? वो इस तरह से नील है ना कि आपको जो सर्विसेज सेक्टर्स है उसमें आपको अच्छा इजाफा मिला है, आपको रेमिटेंसेस में अच्छा इजाफा मिला है, तो आपकी अभी भी करंट अकाउंट जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो उधर से कवर हो गया ना। लेकिन अगर आप ये देखें, बात ये कि एक्सपोर्ट्स क्यों गिरी है। एक तो हमने अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद किया, और वो इसलिए बंद किया है कि जो हम छोटी मोटी टिकटॉक लगे हुए थे, वो अगर ये दहशतगर्दी का मामला खत्म नहीं होगा तो ये छोटा छोटा टिकटॉक ही चलता रहेगा। लेकिन अगर हम इस सिक्योरिटी सिचुएशन को क्लियर कर लेते हैं तो यही जो हमारी तजारत है ये 10 गुना बढ़ जाएगी सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ। तो एक दफा आप मसले को सुन लें, एक दफा आप मसले को हल कर लें, जो रियासत चाहती है हल करना, तो इसके ऊपर आपको बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हम उस तरफ जा रहे हैं। 12 वो हिट हमें पड़ी है। दूसरी हिट हमें फूड के ऊपर पड़ी है। एक उसकी सैलाब वजह बनी, और दूसरा ये कि राइस की एक्सपोर्ट्स हमारी गिरी हैं। उसकी वजह ये थी कि इंडिया जो है वो मार्केट से बाहर था पिछला पूरा साल, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं की, लेकिन इस साल वो वापस आ गया, तो आपका वो थोड़ी सी जो स्पेस आपको मिली थी वो वापस ले रहा है, तो एक कॉम्पिटिशन उधर हो रहा है। लेकिन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स आपकी पिछले साल के बनिस्बत बढ़ी हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अगर, और इंटरनेशनल मेजर वजह ये है कि अभी यूरोपियन मार्केट रिसेशन में है, अमेरिकन मार्केट जो है वो डाउन है, तो ये इंटरनेशनल भी जो है वो चैलेंजेस हैं, और फिर हमारे इंटरनल भी इश्यूज हैं जिनको हमने दुरुस्त करना है। उसमें बिजली के रेट हैं, आपके देखें बात ये, अगर हम ये कहें कि कुछ नहीं हुआ, कख नहीं हुआ, मर गए, लेकिन बहुत कुछ हुआ है। अफगानिस्तान के साथ हमारा ट्रेड तो बंद हो गया है। एक मिनट, ये ट्रेड तो बंद हो गया है, लेकिन जो चीज वसी पैमाने पे खुल गई है वो है स्मगलिंग। और खैर से चमन बॉर्डर जो है वो इतनी स्मगलिंग कर रहा है कि ट्रेड की जरूरत ही नहीं रही है। अच्छा। और दूसरी बात, जितने अफगान हम भेज रहे हैं यहाँ से ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं, 25,000 रुपये पे वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा जी, शौकत साहब आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? मैं ये कह रहा हूँ ना कि मेरे भाई कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है। देखिए आपकी तो मिलें बंद हो गई हैं, 144 तो सिर्फ पंजाब के अंदर टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, तो ये एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ रही है? और जब एक्सपोर्ट नहीं है, जब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तो पैसे कहां से आएगा? आप समझते हैं कि ये फिगर्स दुरुस्त नहीं है? कैसे दुरुस्त नहीं है? मैं आपको चैलेंज करता हूं, चलो मुझे बताएं कौन, मैंने कौन सी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो राणा साहब फिगर्स दे रहे हैं आपके ख्याल में फिर वो दुरुस्त नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए उनकी अपनी मर्जी है, मैं किसी के उसमें क्यों बोला, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताया जाए कि आपके जब कारखाने बंद हो रहे हैं एनर्जी की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से, टैक्सों की वजह से, 144 मिलें बंद होने का मतलब है 1.25 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो जब वो बेरोजगार हो गए हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई है, तो आपके इसका मतलब है कि आपकी तो एक्सपोर्ट गिर गई है। तो जब एक्सपोर्ट गिर गई है और आपके पास क्या कैश क्रॉप है कि आप चीजें बाहर भेज रहे हैं और बेच रहे हैं और आपको पैसा आ रहा है, आप कर्जे ही ले रहे हैं ना। तो कर्जों के ऊपर आपकी, और ज्यादा जो आपके दोस्त ममालिक है वो उन्होंने आपके पास पैसे जो उनके हैं उस पर अगर आप कहते हैं कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, तो आई थिंक ये वो लॉलीपॉप देने वाली बात है लोगों को कि जी हमने बहुत कुछ रख लिया है, कमा लिया है। ये देखें 5,300 अरब की जो करप्शन की IMF ने बात की है, आप मुझे बताएं ना, इतनी बड़ी अमाउंट
गायब हो गई, किसी ने पता ही नहीं किया। एफडीआई जो है वो बिल्कुल लो लेवल पर है, यानी पहले 5 महीने में देखें सिर्फ 92 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है, जो आपके टारगेट से 25% कम है। अच्छा नहीं पिछले साल के ये चेंज हो गया ना। अभी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है यूएई ने, जो उनका लोन था जो रोल ओवर हुआ, उसको उन्होंने फौजी फाउंडेशन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। तो अब जो 6 महीने के फिगर्स आएंगे उसमें ना आपने टारगेट मीट किया होगा, ये $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको आ गई है। तो ये शो करती है कि जो इन्वेस्टमेंट रोल ओवर तो कब से हो रहा है, उसको सालों से हो रहा है वो रोल ओवर, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ था, वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह आपने देखा कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन एक माइलस्टोन है पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन की तारीख के अंदर। और मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, जो इसके नाकिद है ना, इसको एक लाइन में मैं क्लियर कर देता हूं। एमसीबी बैंक प्राइवेटाइज हुआ था, आज एमसीबी बैंक का जो टैक्स हुकूमत जहां उससे इकट्ठा कर रही है वो नेशनल बैंक के प्रॉफिट से 2.5 गुना ज्यादा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन आप ये नहीं देखते कि वो कितने में बिकी, किसने ली, क्या हुआ। बात ये कि वो एमसीबी अदारा आज जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि उससे जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है, जो बैंक हुकूमत ने अपने पास रखा, उसके नफे से वो 2.5 गुना ज्यादा है। तो इंशाल्लाह पीआईए से भी, लेकिन आप इसको इन्वेस्टमेंट की नहीं मैं आपको ये बता रहा हूं, तो नहीं डालेंगे ना, इन्वेस्टमेंट ही है ना आपकी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो किसके बाद आती है, जब आपका लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। अगर आपका लोकल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड ना हो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। और ये इसको टाइम क्यों लगा है, देखें टाइम क्यों लगा है। पहले तो आप डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे ना, तो डिफॉल्ट करते हुए मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इन्वेस्टमेंट ये जो अभी मौलाना साहब ने बात की कि चमन में बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है और वहाँ से जो है वो सारा स्मगलिंग यहाँ पे तो इसमें सोहेल अफरीदी तो फिर ठीक कहते हैं ना कि भाई अगर चमन से गाड़ियाँ स्मगल होकर मेरे केपी में आ रही हैं तो इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ, फिर कैसे आ रही हैं ये? देखिए ये तो इन्होंने एक ब्रॉड एक बात कर दी, केपी में जो गाड़ियां आती है बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट ने कानूनन छूट दी हुई है मलाकंड डिवीजन में कि वहां पे आप अनकस्टम पेड गाड़ियां फिरा सकते हैं, एक 2047 तक ये लॉ है। यानी आपने गैर कानूनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। नहीं ये एनसीपी तो खत्म होनी चाहिए, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां वो होनी चाहिए। लेकिन अभी जो एग्जिस्ट करती हैं, एक तो ये जो तासुर दिया जाता है ना कि उसकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं है। हर नॉन कस्टम पेड गाड़ी का जो रिकॉर्ड है वो सरकार के पास मौजूद है, ये बात तो दुरुस्त है ना। तो नॉन कस्टम पेड गाड़ी पर सिर्फ यही इतराज उठाया जा सकता है कि वो कस्टम पे नहीं कर रही तो सरकार तो माल यानी सरकार के खजाने में पैसे कम आ रहे हैं। ये देखिए पहली बात तो ये कि स्मगलिंग पे जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, स्मगलिंग पे तो भरपूर कार्रवाई हो रही है। एफपीआर और कस्टम वाले उस पर काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा चीज़ है उसके ऊपर ज़रूर हुकूमत नोटिस लेगी, और ऐसा नहीं है कि आंखें बंद की हुई हैं हुकूमत ने। बहरहाल देखें, जो बात समझने की मुद्दे की बात यह है कि अफगानिस्तान से जो हमने तजारत बंद की है वो एक बड़े एम के लिए और बड़े टारगेट के लिए। अगर जब तक इस मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन क्लियर नहीं होगी तब तक आप सरमायाकारी या तरक्की की बात ये तजारत भी बंद है और स्मगलिंग भी बंद है। स्मगलिंग के ऊपर बिल्कुल क्रैकडाउन हो रहा है कि ये कहें कि जी सारा वो स्मगलिंग पे शिफ्ट हो गया, मैं इससे एग्री नहीं करता। एक मिनट में इनका मौका से तो नहीं होती ना, नहीं ये इनका मौकफ है ना भाई। ये उन्होंने दे दी कि बड़ी स्मगलिंग हो रही है, सारी वो तजारत जो है वो स्मगलिंग पे शिफ्ट होगी। ऐसा नहीं हो रहा, देखिए ऐसा नहीं हो रहा। अब ये डेटा एफबीआर का निकाल दे। ड्राई फ्रूट्स, देखिए मेरा जो इलाका है ना लकी मरवत, बलूचिस्तान से जो भी स्मगलिंग होती है वो या डेरा इस्माइल खान के थ्रू पंजाब में जाती है या फिर लकी मरवत के थ्रू मियावाली के रास्ते पंजाब में जाती है। ड्राई फ्रूट, चाय, स्पेयर पार्ट, सरिया, सीमट, इसके अलावा दवाइयाँ, इसके अलावा अगर आप गाड़ियों के अलावा लकड़ी, ये सारी चीज़ें वहाँ से ईरान से आती हैं पाकिस्तान में। और ये जनाब यानी चमन से लेकर कितने अजला और कितने सूबे हैं। सूबा बलूचिस्तान ख़ुद इतना बड़ा है कि इसमें ये इसके साइज़ के दुनिया में सिर्फ एक सूबे में 42 ममालिक से बड़ा है। तो लिहाजा वो फिर केपी में आ जाते हैं, फिर पंजाब में चले जाते हैं, ये कहते हैं बंद है। आपके ड्राई फ्रूट के दुकानात ड्राई फ्रूट से भरी हुए हैं। आप कौन को बताना पसंद करेंगे कि ड्राई फ्रूट की मद में एफबीआर ने कितने कमाए हैं, चाय की मद में कितने कमाए, स्पेयर पार्ट की मद में कितने कमाए, दूध की मद में कितने कमाए हैं, सरिया। और सरिया जो हैं जो इधर बिकता है 2,30,000 पे टन है, वो 1,14,000 पे टन बेच रहा है और पाकिस्तानी सरिये से मुकाबलतन बेहतर भी होता है। और ये जो बलूचिस्तान से ईरान के रास्ते जो स्मगलिंग होती है ये अब एक कल्चर बन चुका है। और ये एक
कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको मेरा ख्याल है एड्रेस करने के लिए शायद सारी हुकूमतों को मिलकर, तमाम सूबों को और वफाकी हुकूमत को मिलकर काम करना होगा। बहुत शुक्रिया मरवा साहब, राना साहब और शौकत यूसुफ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।